आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। शुरुआत करते हैं एक हैरान करने वाली नहीं बल्कि एक परेशान करने वाली तस्वीर से। स्मॉग का कहर दिल्ली जिस तरह से झेल रही है, अब दिल्ली को भगवान भरोसे ही कहा जा सकता है। अदालतें बार बार फटकार लगा रही हैं, लेकिन केंद्र या फिर दिल्ली सरकार के सामने ऐसा लगता है कि कोई प्लान है ही नहीं। नतीजा ये है कि दिल्ली की दुश्वारियां लगातार बढ़ रही हैं। ये 3 तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में PM लेवल, PM 2.5 और PM 10 खतरनाक लेवल के कहीं ज़्यादा ऊपर है। ऐसे हालात में बच्चे जो स्कूल पहुंच रहे हैं, वो अपने आप में मास्क लगाए बच्चे पहुंचते दिख रहे हैं और ये तस्वीर प्रस्तुत कर रही है कि आज प्रदूषण की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति क्या है। अब ये ज़रा सोचिए कि ये समस्या कितनी बड़ी हो जाएगी और कैसे हमारे सरकारी सिस्टम के साथ साथ तमाम पूरे सिस्टम पर ये एक बड़ा सवालिया निशान है। स्मॉग से बेहाल दिल्ली और सरकारों को जगाने के लिए आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ी ही सख्त टिप्पणी की है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अदालत ने केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस भेजा है और पूछा है कि आखिरकार ये सरकारें क्या कर रही हैं। प्रदूषण से दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात। सबसे बड़ी समस्या से जूझ रही दिल्ली को लेकर यह है देश की सबसे बड़ी अदालत की सख्त टिप्पणी। स्मॉग का शिकंजा कसता जा रहा है। जहरीली हवा में सांस लेना भी मुहाल है। दिल्ली का दम घुट रहा है। 5 दिनों से हालात खराब ही नहीं, खतरनाक हो चुके हैं। बावजूद इसके सरकार और सिस्टम का कोई ठोस प्लान जमीन पर नहीं उतरा। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर धूल न हटाने को लेकर भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। IIT कानपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण सड़कों पर उड़ने वाली धूल से हो रहा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं का नंबर धूल के बाद आता है। PM 10 में सबसे ज्यादा 56% सड़क की धूल होती है, जबकि PM 2.5 में इसका हिस्सा 38% है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ साथ दिल्ली, पंजाब और UP सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। दिल्ली की डस्ट पोल्यूशन अगर कंट्रोल कर लें, रोड डस्ट को, तो मुझे लगता है इमीडिएटली राहत पब्लिक को मिल सकती है। इसलिए दिल्ली वैकल्पिक एनर्जीज की भी बात की आप। हाँ, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि वैक्यूम क्लीनर यूज़ किए जा सकते हैं और स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर भी यूज़ की जा सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इमीडिएटली इशू किया है और हमें ये भी कह दिया कि हम दस्ती सर्विस उन पर कॉज अफेक्ट कर दें। दस्ती सर्विस के कारण मैटर जल्दी दोबारा लग जाएगा। जहरीली हवा से दिल्ली की जिंदगी खतरे में है। इन हालात में दिल्ली को सख्त इलाज की दरकार है, लेकिन केजरीवाल सरकार अभी तक यही नहीं साफ कर पाई कि उसे करना क्या है। 9 नवंबर को दिल्ली सरकार ने कहा कि 13 नवंबर से ऑड इवन लागू करेंगे। 11 नवंबर को मामला NGT में गया और उसमें कड़ी शर्तें जोड़ दी गई। NGT के आदेश के महज 4 घंटे में ही ऑड इवन से मुकर गई दिल्ली सरकार। फिर रिव्यू पिटीशन को लेकर NGT पहुंची दिल्ली सरकार। हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव पर भी अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हो सका है। 1-2 जगहों पर टैंकर से पानी छिड़काव करवाया जा रहा है, लेकिन 5 दिनों में हालात जितने खतरनाक हो चुके हैं वो इन छोटी मोटी तरकीबों से नहीं सुधरेंगे। NGT इस अर्जी पर कल सुनवाई करेगा और ट्रिब्यूनल के रुख के बाद ही दिल्ली सरकार ये तय करेगी कि ऑड इवन को लागू किया जाए या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। हमारी सरकारें कितनी लापरवाह हैं, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर दिल्ली और उसके आसपास की हवा को दुरुस्त करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि दिल्ली में अगर सांस लेना है तो अब दरअसल सरकार को जगाना होगा और इसके लिए मूलभूत अधिकार का हवाला देते हुए वो प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहते हैं संसद के आने वाले सत्र में, जहां वो नागरिकों के अधिकार को मामला बनाकर सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि अब तो सरकार को काम करना पड़ेगा। क्या संसद में इस बिल को पारित करने में हमारे तमाम सांसद मदद करेंगे? और अगर ऐसा नहीं होगा तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमारे देश की सरकार, हमारे तमाम राजनीतिज्ञ आखिरकार क्या कर रहे हैं हमारे साथ। प्रदूषण न सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को
एक तरह से बर्बाद करता दिख रहा है, बल्कि अब भगवान के दरवाजे को भी, भगवान के दर को भी बढ़ते प्रदूषण का इतना बड़ा खतरा है कि अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने आदेश पारित किया है कि वैष्णो देवी, जो कि जम्मू से कटरा के पास पड़ता है, वैष्णो देवी संस्थान पर भी एक दिन में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु न पहुंचे, इसकी इजाजत न दी जाए। और अगर 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु होंगे तो फिर उन्हें अर्धकुंवारी या फिर कटरा पर ही रोक दिया जाए। कटरा या वैष्णो देवी में कचरा फैलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई है और वैष्णो देवी जाने के लिए एक नए रास्ते को खोलने की बात कही गई है, जिस पर सिर्फ पैदल यात्री चलें या फिर बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां चलें। कुल मिलाकर भगवान भी प्रदूषण से परेशान है। हे इंसान, अब तो जागो। कटरा में श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रियों के लिए बनाया गया नया रूट काफ़ी समय से तैयार हो गया है, लेकिन अब तक श्राइन बोर्ड जो है वो उस रूट को यहाँ पर शुरू नहीं कर पाया है। और उसके पीछे वजह यह है कि लगातार जो कटरा में पोनी वाले हैं और जो घोड़े वाले हैं वो इस नए रूट का विरोध कर रहे हैं और उनको कहना है कि ये जो नया रूट है वो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी जो चल रही है उस पर कहीं ना कहीं असर डालेगा, जिसके बाद ये लगातार विरोध जो है वो कटरा में देखा जा रहा है। लेकिन आज एनजीटी ने सीधा यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं श्राइन बोर्ड को कि वे 24 नवंबर से पहले ये जो रूट है उसको यहाँ पर यात्रियों के लिए शुरू कर दे। श्राइन बोर्ड पर ये यहाँ पर दबाव है कि जल्द से जल्द वो एनजीटी के यहाँ पर आदेशों को जारी करें, लेकिन जिस तरीके से लगातार विरोध जो कटरा में देखने को मिल रहा है कई महीनों से, श्राइन बोर्ड के लिए इन आदेशों को जारी करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। हम चाहें या न चाहें, ऐसा लगता है कि हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन तो राम मंदिर पर बहस करनी ही पड़ती है। श्री रविशंकर अब ये मानते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर वो काफी बढ़त के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सभी पक्षों के साथ बातचीत करना चाहते हैं और इस प्रस्ताव को लेकर आगे जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जैसे कि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने श्री रविशंकर की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, राम मंदिर का मसला हो और उस पर राजनीति न हो, हिंदुस्तान में यह संभव नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड के दनादन आए बयानों के बाद एक बार राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में आया आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर की बातों को लेकर। श्री ने कहा कि बातचीत के जरिए राम मंदिर मुद्दे का भी समाधान निकाला जा सकता है। इस बाबत श्री रविशंकर ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात भी की। हम श्री स्वामी जी महाराज से चाहते हैं कि देश में अमन शांति हो, भाईचारा हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, मिल बैठ कर के तय हो, हर जगह शांति हो। कुछ वैज्ञानिक 16 नवंबर को श्री अयोध्या भी जाएंगे। श्री के इस ऐलान की मुखालफत में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी उतरे और उन्होंने साफ कहा कि श्री रविशंकर के ऐसे प्रस्ताव मायने नहीं रखते। हालांकि बीजेपी नेता इस प्रस्ताव पर गदगद नजर आ रहे हैं। मंदिर के संदर्भ में भव्य निर्माण के बारे में जो प्रयास हो रहे हैं श्री रविशंकर जी की तरफ से, यह एक अच्छा पहल है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संदर्भ में कहा है कि अगर आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट होता है तो ऐसा होना चाहिए, इसकी संभावनाएं तलाशनी चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा लंबे वक्त से सियासत की धुरी बना रहा है और यही वजह है कि जब जब राम मंदिर का मसला उठता है तो जरूरी हो ना हो, सियासी पक्ष इसमें जरूर शामिल हो जाते हैं। हाल ही में श्री रविशंकर ने मध्यस्थता की इच्छा जाहिर की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद की अगली सुनवाई दिसंबर में होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन। मजहब के साथ साथ सियासत, ये एक ऐसा घालमेल है जो कि हमारे देश में बड़े आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात के सियासी माहौल को उफान पर पहुंचाया जा रहा है और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इस बीच संत समाज ने एक नई मांग उठा दी है। गुजरात में एक और योगी है जिसे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जहां गुजरात में पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर मौजूद हैं, वहीं साधु और संत समाज ने योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई योगी देवीनाथ को कच्छ के रापर से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलवाने की मांग उठाई है। योगी आदित्यनाथ की तरह योगी देवीनाथ भी सन्यासी हैं, बचपन से नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और योगी आदित्यनाथ भी उसी समाज से आते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखधाम के मंदिर के महंत हैं, तो योगी देवीनाथ गुजरात के एकलनाथ धाम के महंत, यानी कि अब एक नहीं 2 योगी
हमारे देश में सामने होंगे। और अब बात करते हैं कश्मीर की, जहां आतंकवाद न सिर्फ सबसे बड़ी समस्या है बल्कि उसे भड़काने की पुरजोर कोशिश सीमा पार से होती रहती है। एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में आतंकी एक बेगुनाह सौदागर के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को हम आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि ये आतंकवादी दरअसल किस मानसिकता के हैं। अगर पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन अगर ये आतंकवादी 3rd डिग्री टॉर्चर करें तो उनकी वजह से डर पैदा होता है। और यही डर है जो ये आतंकवादी पैदा करना चाहते हैं, जिसके जरिए ये कश्मीर के लोगों को अपने बस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह से इस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है और इस वीडियो को जारी कर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे आतंकवादियों का जोर चलता है कश्मीर में। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि ये वो नपुंसक लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके कोई और किसी तरह का कोई दम नहीं है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। कश्मीर में आतंकवादी और सरहद पार पर बैठे आका दोनों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कश्मीर में हर दिन बढ़ते आतंक की कमर तोड़ी जा रही है। कश्मीर में अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा जा चुका है और अब कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने भी कहा है कि एक दौर गुजर चुका है, यानी कि पत्थरबाजी का दौर जो अचानक से हावी हुआ था वो अब गुजर चुका है। 90% से भी ज्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो चुकी हैं, यानी कि अब एक बार फिर शांति के रास्ते पर कश्मीर चल निकला है। पत्थरबाजी। बुरहान वानी के बाद से आतंक ने उतना सिर नहीं उठाया था जितने सक्रिय पत्थरबाज हो गए थे। कश्मीर की हर गली, हर मोहल्ले से पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आना आम हो गई थी। यहाँ तक स्कूली छात्र भी पत्थरबाजी के इस जहर के शिकार हो गए थे। लेकिन अब पत्थरों की बरसात करने वाले देश और समाज के दुश्मनों के हौसले भी टूट गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक कश्मीर में पत्थरबाजी की वारदातें 90% कम हो गई हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी की वारदात कम होने के पीछे एक बड़ी वजह टेरर फंडिंग पर लगाम लगना है। एनआईए ने लगातार उन नेटवर्क्स को तोड़ा है जिनके जरिए पाकिस्तान से पैसा आता था और वो पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल होता था। इस कार्रवाई में अलगाववादियों से लेकर आतंकियों के रिश्तेदार तक सलाखों के पीछे डाल दिए गए। जब से डिमोनेटाइजेशन हुई है और जब से एनआईए ने टेरर फंडिंग का जो रैकेट है उसको रोकने की कोशिश की है, तब से कश्मीर के अंदर हालात में काफ़ी नॉर्मलेसी आई है और खासकर स्टोन पेल्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इसी का नतीजा है कि आज पत्थरबाजी का ये नासूर कश्मीर की सरजमी से 90% कम हो चुका है और अगर सुरक्षा बलों की कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो मुमकिन है बहुत जल्द बचे खुचे पत्थरबाज भी अपने पीलों में जाकर छिप जाएं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं कि ऐसी तस्वीर जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि आखिरकार हम क्या करें हमारे देश में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की संविदा कर्मियों ने वेतन न मिलने के विरोध में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पर ही ताला लगा दिया। इमरजेंसी के बाहर बैठ गए धरने पर। कर्मचारी नाराज हैं, अस्पताल प्रशासन के पास जवाब नहीं है और परेशान है तो आम आदमी, क्योंकि आम आदमी के पास कहीं कोई रास्ता, कोई जरिया नहीं है विरोध का। अस्पताल पहुंचकर इलाज कराना एक मरीज की बुनियादी हक के तौर पर उसे देखा जा सकता है, लेकिन जब इमरजेंसी रूम पर ही ताला लगा हुआ है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। उस गरीब आदमी के बारे में क्या कोई सोच रहा है जो दम तोड़ रहा है इन लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से? क्या बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी सेवाओं पर भी कोई हड़ताल कर सकता है? हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में आज शाम आग लग गई। अन्नपूर्णा स्टूडियो हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में है और अन्नपूर्णा स्टूडियो में सीरियल्स की शूटिंग होती है। आग किस वजह से लगी, कैसे लगी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत जल्द वहां पर पहुंच गई थी। आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आग फैल गई। काफ़ी बड़े पैमाने पर लाखों और करोड़ों का सेट जो वहां लगा हुआ था बर्बाद हो गया। जाहिर सी बात है इंश्योरेंस तो क्लेम किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आग लगी तो कैसे।